इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? कहाँ तक पहुँचे थे? लास्ट क्लास नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ सवाल करे थे, है ना। लास्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके के इंक्लाइन प्लेन पे कैसे नॉर्मल निकालते हैं, यही तो किया था। कुछ होमवर्क भी दिया था क्या? होमवर्क था। अच्छा ये था, और कुछ था? एक ये था, और कुछ? इतने ही थे। चलिए ये बताइए इसमें क्या आया आंसर की अगर बात करी जाए तो। ट्राई किया। फर्स्ट 15 न्यूटन एंड सेकंड 9 न्यूटन। ए और बी के बीच में 15 न्यूटन या किसके बीच में? ए एंड बी के। ए एंड बी के बीच में 15 न्यूटन। आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन बोल दो एक बार। हेलो। यस सर। चलिए ट्राई किया है? नहीं। देखो क्या था, ए और बी के बीच में एक नॉर्मल लगेगा, बी ए के ऊपर लगाएगा और ए बी के ऊपर लगाएगा, यही होगा। और सिमिलरली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो बी और सी के बीच में भी एक नॉर्मल लगेगा, सी बी के ऊपर लगाएगा और बी हमारा सी के ऊपर, यही होता है। और नॉर्मल ऐसा लगता है ताकि वो रिपेल करने की कोशिश करे, डायरेक्शन तो ऐसा ही होता है। चलिए अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा विथ एक्सेलरेशन ए। तो अगर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो एक्सेलरेशन में तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ, नेट फोर्स कितना है बेटा? 30 और मास कितना है? 10। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अगर आप कहीं पे भी कोई भी एक ब्लॉक ले लें, चलिए मैं सी ले लूं, कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ए लेंगे तो आपको एन मिलेगा, फिर बी लेंगे तो एन डैश और एन दोनों के बीच में एक इक्वेशन मिलेगा, सी लेंगे तो सिर्फ एन डैश मिलेगा, यही तो है कहानी। चलो मैं ब्लॉक ए पार्ट मुझे निकालना ए और बी के बीच में, तो मैं ए ब्लॉक ले लेता हूं। ये ए है। ए के ऊपर फोर्सेस के डायरेक्शन कौन कौन से किधर किधर हैं और कौन कौन से फोर्सेस हैं। अगर मैं ये ए ब्लॉक ले लूं तो बोलो, एक तो अप्लाइड फोर्स है, किधर के तरफ? कितना? 30 न्यूटन। तो ये आपका एक हो गया। दूसरा है बेटा एम, वर्टिकल लेके कोई फायदा है नहीं क्योंकि एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजॉन्टल। बी ने एक नॉर्मल लगाया, किधर के तरफ? लेफ्ट के तरफ, एंड दैट इज एन। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? 30 क्या लिखेंगे? वेरी गुड। 30 माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5 और एक्सेलरेशन 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 माइनस 15, दिस विल बी 15 न्यूटन। यही आया। चलिए भाई सी ले लें। नाउ अगर बी पार्ट में आना है तो आप कोई भी ले सकते हैं, मैं सी ले रहा हूं, ठीक है। सी पे थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि सी पे अकेला फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कौन? जिसने, जो बी ने लगाया, किधर के तरफ? राइट। और दैट इज एन डैश। अगर आप बी लेते तो आपका एन पीछे, सॉरी एन आगे लगता, एन डैश पीछे लगता, फिर हम एन माइनस एन डैश करके निकालते। ये एन डैश है और इसका एक्सेलरेशन है। तो क्या बेटा? एन डैश इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 2 इनटू एक्सेलरेशन क्या है? तो दिस विल बी खत्म। यही है क्या? बोलो बेटा ऑनलाइन। चलिए नेक्स्ट। ये सवाल था, ट्राई किया? ट्राई किया? हाँ लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए बेटा। अब आप लोग नोट करते रहना, बाद में थोड़ा सा स्पीड बहुत धीरे हो गया, ऐसे सिलेबस नहीं होगा तो मैं पीडीएफ इस पे लिखते जाऊंगा, आपको भेज दूंगा, आप नोट्स करते रहेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करिए। ये क्या कह रहा है? 10 कॉइन्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। 10 कॉइन्स हैं, ये है। तो अगर मैं ये टेबल मान लूं इस तरीके से, तो अगर 10 इस पे रखा जाए तो इस, और पूछा किसके ऊपर है बेटा? ये आपके पास टेबल हो गया हॉरिजॉन्टल टेबल, और आपको बोला 10 कॉइन्स हैं। तो सोच के देखो, अगर मैं छोटे छोटे कॉइन्स बना दूं तो कोई फायदा तो है नहीं, बट फिर भी यहाँ पे ये 3, ऐसे ही 4, 5, 6, 7, ऐसे ही कुछ चल रहा है। 8, 9 और 10।
क्लियर है? सबका 10 ग्राम मास है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम? 7th मतलब 1 2 3 4 5 6 7th। क्या इसी कॉइन की बात कर रहा है? Yes, sir. इस कॉइन के ऊपर फोर्स, यही कह रहा है। अब क्या कह रहा है? ड्यू टू ऑल द कॉइन्स अबव इट, इसके ऊपर जितने भी कॉइन्स हैं इनके वजह से क्या करना है? फोर्स निकालना है। यही है, यही है सिंपली। 10 coins are placed if mass of each coin is 10 gram and acceleration due to gravity is given something। बेटा ज्वाइन सबने नहीं किया है क्या? ये ज्वाइन नहीं हो रहा है। हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम ड्यू टू ऑल द कॉइन्स अबव इट? तो इसके ऊपर कितने कॉइन्स हैं? 3। और ये तीनों इसके ऊपर क्या लगाएंगे? कौन सा फोर्स? नहीं, ग्रेविटेशनल तो उनके ऊपर लगेगा। अरे मैं, ग्रेविटेशन तो मेरे ऊपर लगता है, मेरा वेट है। मैं सरफेस के ऊपर क्या लगाता हूं? मैं वेट लगाता हूं। तो ऐसे ही ये तीनों क्या करेंगे? इसके ऊपर वेट लगाएंगे। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ ले लूं, इन तीनों को, तो ये तीनों क्या होंगे? इनका अपना वेट होगा। यहाँ पे नॉर्मल ऐसे और यहाँ पे नॉर्मल ऐसे, यही है। तो इसको अगर मैं n मान लूं तो आपको क्या बोला है? आपको बोला है 7th कॉइन पे लगने वाला फोर्स। 7th कॉइन पे लगने वाला फोर्स। तो 7th कॉइन पे लगने वाला फोर्स ये क्या कर रहा है? नॉर्मल लगा रहा है। और उतना ही ये इनके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। यही तो कहानी है। तो बेसिकली ये नॉर्मल n लगाना है, यही लगाना है। और 7th कॉइन पे किधर की तरफ लगेगा? नॉर्मल किधर की तरफ लगेगा? सोच के देखो, नीचे या ऊपर? क्योंकि क्वेश्चन में तो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड दोनों है। तो कहां लगेगा? डाउनवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर वेट लग रहा है और सरफेस ने मुझे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाया ना मेरे ऊपर। तो आप सोचिए, अगर आप इनके ऊपर, ध्यान से देखो, बोला है 7th कॉइन पे निकालना है, ध्यान रखिएगा, 7th कॉइन पे। तो 7th कॉइन पे तो नॉर्मल, अगर आप इन तीनों ब्लॉक को ले लो, देखो अगर आप इन तीनों ब्लॉक को ले लो तो इसका मास कितना है? 10 ग्राम। कितना है? 10 ग्राम। तो इसके ऊपर वेट कितना लगेगा? mg। मतलब 10 ग्राम का मतलब 10 की पावर -2 kg, 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू g, यानी कितना लग रहा है? 0.1 न्यूटन लग रहा है। और नीचे वाले ब्लॉक ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाया n, और ये एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है? यही कह रहा है क्या? सर 30 ग्राम। अच्छा सॉरी, ये 30 हो जाएगा ना? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 10 नहीं है, ये 30 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर आप लिखेंगे तो ये मास हो गया 30 ग्राम, मतलब 30 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी, यही होगा। यानी दिस विल बी 0.3 न्यूटन। तो ये नॉर्मल इज इक्वल टू क्या आया? दिस n इज इक्वल टू mg एंड दिस विल बी 0. बट ये नॉर्मल किसके ऊपर लगा? ये नॉर्मल 7th पे नहीं लगा, ये नॉर्मल इन कंबाइंड ब्लॉक पे लगा। किधर की तरफ लगा? अपवर्ड लगा। तो क्या इतना ही फोर्स इसके ऊपर ये ब्लॉक्स भी लगाएंगे? यस सर। यानी फोर्स तो नॉर्मल n होगा, यानी 0.3 होगा, लेकिन किधर होगा? डाउनवर्ड्स। किधर होगा? तो करेक्ट ऑप्शन 0.3 न्यूटन डाउनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? सोच के देखो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अपना खुद का वेट है और सरफेस ने मेरे ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाया, मेरे ऊपर। मैंने सरफेस के ऊपर नॉर्मल किधर लगाया? नीचे की तरफ। होता है? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन बोला है कि 10 तो रखे हुए हैं, ये रखना है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 7th, इसके ऊपर निकालना है। तो ये क्या करेगा? इन तीनों पे ऊपर लगाएगा, ये तीनों इस पे क्या करेंगे? नीचे लगाएंगे। तो क्या कह रहा है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम बॉटम ड्यू टू ऑल कॉइन्स अबव इट। ऊपर वालों ने कितना नॉर्मल लगाया? तो नीचे ही तो लगाएंगे। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? अपवर्ड नहीं होगा क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी सेम मैग्नीट्यूड में दिया है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट आज लेक्चर नंबर 3
इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि जब भी किसी इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को रखा जाए तो आपको याद रखना है कि अलोंग द प्लेन mg sin थीटा होता है एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। क्लियर है? तो जब आप क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे तो n और ये बैलेंस करेंगे, एक्सेलरेशन की जिम्मेदारी इनकी। एक क्वेश्चन था जिसके ऊपर इसके अलावा एक और फोर्स लगाया, आज थर्ड लेक्चर है ना, ये फोर्स, और बोला फाइंड एक्सेलरेशन। ट्राई किया, दिया था क्या मैंने? दिया था? कितना आया? कुछ आया? नहीं। इसमें एंगल नहीं दिया है 100 न्यूटन का। हाँ हॉरिजॉन्टल है, एंगल दिया है, हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है तो एंगल तो है। हॉरिजॉन्टल के साथ ये प्लेन कितना एंगल बना रहा है? 37। नहीं, तो उसके हिसाब से एंगल तो गिवन है। देखें, देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं सारे फोर्सेस को दिखा दूं तो अपना काम हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म। तो मैं 5 kg वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो 5 kg वाले ब्लॉक पे अगर आप फोर्सेस की बात करेंगे ना, तो इधर की तरफ एक फोर्स क्या लगेगा? mg cos थीटा, और मास आपको पता है, तो हमने कहा कि दिस विल बी 5g cos 37। बोलो सही है? और इधर की तरफ क्या लगेगा? एक नॉर्मल लगेगा। इधर की तरफ क्या लगेगा? mg sin थीटा या 5g sin थीटा। सही है? तो ये 3 फोर्सेस के अलावा ये एक चौथा फोर्स भी है, और तो कोई फोर्स है नहीं। अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से यहाँ पे दिखाऊं, लेट अस से ये आपका इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ब्लॉक, यहाँ पे क्या है? ये परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ये क्या है बेटा? 5g cos 37। cos 37 वैल्यू बोलो? 4/5। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो दिस विल बी 5 इंटू 10 इंटू 4/5, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल एंड दिस विल बी 40। यही आएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो दिस विल बी 30। ये कितना होगा? तो मैं दोनों को डायरेक्टली दिखा दूं। तो इधर की तरफ है 40 न्यूटन, इधर की तरफ है 30 न्यूटन। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है जो एंगल बना रहा है 37 डिग्री। तो अब सोच के देखो, अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री है तो एक और फोर्स है ना बेटा, क्या इन फोर्सेस के अलावा एक और फोर्स है? और वो कौन सा फोर्स है? किधर की तरफ? एकदम हॉरिजॉन्टल, हाँ या ना? अब ये हॉरिजॉन्टल जो फोर्स है, आपको पता है कि क्या करना है? एफबीडी बनाने के बाद आप कंपोनेंट्स तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ टूटने हैं? कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ टूटने हैं? अलोंग एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन। जब भी होगा प्लेन के अलोंग होगा तो ये एक्सेलरेशन, यानी सारे फोर्सेस इधर और इधर तोड़ने पड़ेंगे। नहीं, ये तो कह रहा है हम तो हैं, ये भी है, ये भी है, ये कह रहा है हम नहीं है। तो जब ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे। इसके 2 कंपोनेंट है, ध्यान से देखो, क्या एक कंपोनेंट इधर है और क्या एक कंपोनेंट इधर है? सोचो, अगर ये एंगल 37 है तो क्या ये एंगल भी 37 है? तो ये वाला कंपोनेंट क्या? 100 cos 37 मतलब 4/5, मतलब कितना आ गया? 80 न्यूटन। और ये कितना आ गया? 60 न्यूटन आएगा। 80 और 60 तो होगा। अरे 100 cos 37, cos 37 इज 3/5, तो इधर की तरफ कितना आएगा? सही है? देखो, बोलो बेटा, क्लियर है? अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। अलोंग प्लेन कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक है 80 और एक है 30। तो ये कहाँ के तरफ जाएगा? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन फिर नीचे तो होगा नहीं, ये एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए, अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जब आपने इधर की तरफ पुश कर दिया तो क्या ये ऊपर वाला ज्यादा है या नीचे वाला ज्यादा है? तो इसका एक्सेलरेशन इधर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। कितना होगा? सर 80 तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन निकालूं तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या है? पीछे वाला है 80, आगे वाला है 30 डिवाइडेड बाई मास कितना? 5। तो यहां से कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. देखो, क्लियर है?
अब आ जाओ नॉर्मल रिएक्शन। क्या ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या इसमें मूव करेगा? क्या नहीं मूव करेगा। तो इसमें नीचे की तरफ कितना है? 40 नहीं है, 60 भी नहीं है, 100 न्यूटन। अरे 40 प्लस 60 है, वेट का एक कंपोनेंट है और 100 का दूसरा कंपोनेंट, दोनों मिलके कितने हैं? 40 प्लस 60, हाँ या ना? और ऊपर की तरफ कितने हैं? n। तो n इज इक्वल टू क्या हम लिखेंगे? 40 प्लस 60 एंड दिस विल बी क्या? 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो कैसे करना है समझ में आया? देखो हर बार वही करना है। आप क्या करेंगे? आप प्लेन के परपेंडिकुलर और प्लेन के अलोंग फोर्सेस के कंपोनेंट तोड़ेंगे, आप देखेंगे कौन सा फोर्स ज्यादा है, बॉडी उधर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आया? इधर की तरफ वेट होता था, ये आपको याद रखना है, 5g cos 5g sin। क्लियर है? देखो एक बार समझने की कोशिश करो फटाफट, देखिए। ठीक है? यस सर। चलो फटाफट नोट कर लो। सर हाँ बेटा। 5 kg वाला ब्लॉक था और उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो सर जब हमने उसको मूव करा तो सर ये वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो जब हमने इसको मूव करके 37 डिग्री बनाया, कॉरस्पॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो हमें वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में आया ना। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट मतलब? सर when we can change the position of two vectors। अरे मुझे कैसे पता पोजीशन चेंज हुआ? मैंने कहाँ का पोजीशन चेंज हुआ? इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, वैसे मैंने चेंज थोड़ी करा। पहले से एक प्लेन बना हुआ है, मैं उस पर रख रहा हूँ, मैंने चेंज नहीं किया ना उसको। मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं मोशन पढ़ा रहा हूँ या फोर्सेस निकालना सिखा रहा हूँ? इस चैप्टर में डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं? डायनामिक्स। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर इंक्लाइन प्लेन ऑलरेडी है, आप थोड़ी कर रहे हैं, वो बना हुआ है, उस पे रखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा अगर फोर्स लगाओगे? तो समझ रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इसमें कहां से आ गया बेटा? यहाँ पे आपको फोर्सेस निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, बात खत्म। क्लियर है? बस इतना ही करना है बार बार। क्लियर? चलिए नोट करिए, समझते हुए नोट करना, यही इंपॉर्टेंट है। बार बार यही चलेगा हर चैप्टर, हर टॉपिक में, मतलब हर क्वेश्चन में, इनफैक्ट इसके। अगर आप कंपोनेंट तोड़ते और कंपोनेंट तोड़ने के बाद नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता, अगर इनकेस आप कंपोनेंट तोड़ते उसके बाद नीचे वाला फोर्स ज्यादा होता तो नीचे एक्सेलरेट किया होता है ना? तो डायरेक्शन उस हिसाब से मिलता है। एफबीडी बनाना ही मेन चीज है। डन? चलो आगे बढ़े। ये भी दिया था। कितना आया बेटा? कितना आया बोलो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड नॉर्मल रिएक्शन? नॉर्मल रिएक्शन 15 न्यूटन। जीरो आ रहा है। जीरो इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जीरो सही है। क्या हम इसको एक कंबाइंड सिस्टम मान सकते थे? आप अलग अलग भी जा सकते, मैं अलग अलग करा दूं, एक्सेलरेशन एक साथ ना निकाल के अलग अलग देख लो। हालांकि एक्सेलरेशन एक साथ जी साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वर्टिकली फ्री फॉल में होता है तो जी होता है, किसी इंक्लाइन पे फ्री फॉल में जी साइन थीटा होता है, एंड दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्लियर है? यहां पे देख लो क्या मैं अगर इसकी बात करूं, एक चीज तो क्लियर है कि इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा, लगेगा ये एन होगा जो हमें निकालना है। दूसरी बात यह है कि अगर ये परपेंडिकुलर टू प्लेन कुछ लग भी रहा होगा तो हमें परपेंडिकुलर टू प्लेन में बात करनी ही नहीं है, हमें उस पर जाना ही नहीं है। यही कहानी है। अगर मैं एक एक ब्लॉक को लेके समझने की कोशिश करूं तो चलो बेटा, ब्लॉक ए है, ये आपका ब्लॉक ए है। इस ब्लॉक ए के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है,
कौन सा फोर्स है? 2g sin 37, 2g sin 37। तो इधर की तरफ हो गया आपका 2g sin 37, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी बात कि इसने इसको आगे के तरफ फोर्स करना है, तो एक और नॉर्मल भी इधर ही लग रहा है। सोचो, दो ब्लॉक्स अगर टच करेंगे तो ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा, ये इसको पीछे की तरफ, यही कहानी होती है। पीछे कोई फोर्स है नहीं तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, सही है, क्लियर है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या आप ऐसे कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है? तो नेट फोर्स है 2g इंटू साइन 37। साइन 37 की वैल्यू 3/5 प्लस n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना? 2 इंटू एक्सेलरेशन। मुझे नहीं पता ये कितना है ना, अभी नहीं पता। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली निकाल लो, बट अभी अगर मैं मान लूं कि नहीं पता, मैं एक एक ब्लॉक को लेके समझूं तो ये क्या होगा? 2g मतलब 20/5 4 इंटू 3 12 कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या मिला? 12 प्लस n इज इक्वल टू 2a। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सही है बेटा। अब आ जाओ आप, ये तो ब्लॉक A था, अब आ जाओ ब्लॉक B के ऊपर। तो ब्लॉक B के ऊपर क्या हो जाएगा? ये आपका ब्लॉक B है, एंगल अगेन वही है, तो 3g। तो ये मास अगर 3 kg है तो ये क्या करेगा? 3g। ये ब्लॉक B है, यानी 30 इंटू साइन 37 मतलब 3/5। और साथ ही साथ इस पे जो नॉर्मल होगा वो पीछे होगा, नहीं? यस सर, 18 प्लस n। इसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, a होगा। अगर एक्सेलरेशन सेम है और आगे की तरफ, तो आप चाहें तो डायरेक्टली लेके कर सकते थे, डायरेक्टली एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? 18 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ये 5 6, तो 18 माइनस n इज इक्वल टू 3a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, सही है। फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर करेंगे तो क्या होगा? n और n तो खत्म, यस यस, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर हम करें तो यहाँ से क्या हो गया? 12 प्लस 18 30 इज इक्वल टू 5a। तो a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? दिस इज योर एक्सेलरेशन। दूसरी बात, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, कर सकते हैं, Yes. मतलब किसी भी इक्वेशन में। तो फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा? 12 प्लस n, या n इज इक्वल टू 2 इंटू 6 माइनस 12, दिस विल बी, तो कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सर पे अपने एक भारी सा ऑब्जेक्ट रखिए और आप कूद जाइए कहीं से, तो आपके और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी नॉर्मल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको पुश ही नहीं कर रहे हो ना। मान लो किसी आदमी को तुम पुश करना चाहते हो और वो भी भाग गया पीछे, तो भले ही ये सरफेस टच करेगा लेकिन पुश कर पाओगे क्या आप उसको? कब पुश करते हो? जब आपने उसको, वो खड़ा है, वो कहीं जा नहीं रहा और जबरदस्ती ऐसे, तब तो पुश आएगा। आपने इधर धक्का दे भाग गया तो हम गिरने को नहीं हो जाते हैं, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लगता या नॉर्मल ही नहीं लगता। समझ गए बात को? ये कहानी होती है। क्लियर है सर? हाँ, सर इक्वेशन 1 में जो 2a लिखा है वो कहाँ से आया? ये मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना। उसका मास 2 kg है, एक्सेलरेशन a माना है हमने, वही तो यहाँ भी लिखा है। नेट फोर्स इज इक्वल टू 3a, क्योंकि इसका मास 3 kg है, एक्सेलरेशन a है। ठीक है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है। क्योंकि इस आईडी में क्लाउड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। Recording in progress. Recording stopped. ये सिस्टम में रिकॉर्ड करता है। हो गया? समझ में आया? तो अभी तक बेसिकली हमने अभी दो फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चंस करना सीखा है।
वेट तो कहीं भी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। यही किया है बेटा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना। सरफेस के अलावा धागे भी तो हो सकते हैं, स्प्रिंग भी हो सकता है, मतलब अब हम टेंशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लें। हो गया। अब सवाल है हमारा टेंशन। ऐसा कुछ धागे से दो ब्लॉक लटका सकते हैं, हम लटका देते हैं। एक धागा बांधा, एक ब्लॉक, दूसरा धागा उस ब्लॉक में बांधा, दूसरा ब्लॉक, ऐसे हो सकता है। तो दो ब्लॉक्स इस तरीके से लटके हुए हैं और आपको बोला कि धागों में टेंशन निकालो। टेंशन क्यों आएगा? जब ये ब्लॉक इसको पुल करेगा तो ये इसको टाइट कर देगा, सेम ये भी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा और ये भी स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा। और जब धागे टाइट कंडीशन में है, स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, तो ऑब्वियस सी बात एक टेंशन आएगा। यही तो पढ़ा हुआ है। बोला कि वो टेंशन बताओ। क्लियर? ट्राई करिए। कितना बेटा? T1 इज इक्वल टू 30 एंड T2 इज इक्वल टू, सही है, T1 30। So T2 is equal to 50 Newton. T2 इज इक्वल टू 50, सही है, वेरी गुड। सही है। देखो, क्या ये एक्सेलरेट करेंगे? पहली बात, क्या ये धागे में बंध के एक्सेलरेट करते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। ये तो अपने आप को इक्विलिब्रियम में धागा को टाइट करते हैं और इक्विलिब्रियम में बैठ जाते हैं। नहीं, अगर मैं फोर्सेस बैलेंस करूं, लेट अस से एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं अलग अलग बता दे रहा हूं, फिर जनरली आपको बता दूंगा। ये क्या करेगा? इस ब्लॉक के ऊपर अगर बात करोगे तो इसका अपना वेट होगा एंड दिस विल बी 3G। टेंशन की अगर बात करें तो यहाँ ऊपर होगा और यहाँ पे नीचे होगा, याद करो। और एक धागा है तो इस पे टेंशन सेम होगा हर जगह, क्योंकि जब कुछ नहीं कहा जाता तो धागे को कैसा मानेंगे? मासलेस। कैसा मानेंगे? इनएक्सटेंसिबल तो हमेशा होगा, मतलब धागे की लंबाई चेंज नहीं हो सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकता। क्लियर है? अब आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप लेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा और ये वाला नाम मैं लिख नहीं रहा हूं, नाम तो इन्होंने ऑलरेडी दिया है, तो टी लिख के कोई फायदा तो है नहीं। लेट अस से पहला धागा जिसमें टेंशन T1, दूसरा धागा जिसमें टेंशन T2। अब आपको कहा नहीं जाता कि धागे के इस पॉइंट पे निकालो, क्योंकि धागे के किसी भी पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? अगर वो मैसिव हो गया तो कहा जाएगा। ठीक है, तब हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, और क्या ये सब के सब इक्विलिब्रियम में ये एक्सेलरेट कर रहे हैं? क्या मैंने पूछा, इक्विलिब्रियम या एक्सेलरेशन? यस सर, नहीं, किस में है? तो क्या नेट फोर्स बैलेंस होगा? अच्छा, क्या ये 2 kg के ऊपर इसका खुद का भी तो वेट होगा ना यार? 2G। तो चलो मैं पहले 3 kg की बात करता हूँ, फिर मैं डायरेक्टली बता दूंगा। अगर आप मैं 3 kg की बात करें तो 3 kg वाले के ऊपर नीचे वाला फोर्स 3G और ऊपर वाला फोर्स कौन सा टेंशन? T1 या T2? इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या 3 kg पे? तो नीचे वाला और ऊपर वाला बैलेंस करेंगे तभी तो ये कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब 3G और T1 क्या है? इक्वल है। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू क्या है? 3G, यानी T1 इज इक्वल टू क्या है बेटा? क्लियर है? अच्छा, अगर मुझे डायरेक्टली करना हो तो सोच के देखो, मैं क्या कहूंगा, ये ब्लॉक नीचे की तरफ फोर्स वेट लगा रहा है और वो नहीं एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसको कौन बैलेंस कर गया? इस धागे का टेंशन। तो 30G, अब वही सरफेस पे होता था ना, जब ये सरफेस पे रखा था और वो नीचे घुसने की कोशिश करता था, नहीं घुस पा रहा था, तो कौन बैलेंस करता था? इस सरफेस का नॉर्मल। याद आया? यहाँ पे क्या होगा, जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, नहीं जा पाएगा, मतलब कौन बैलेंस कर रहा है? इस धागे का टेंशन। खत्म बात, ये तो कहानी है। अच्छा, अब सोचो, यहाँ पे मैं लॉजिकली कहूँ तो ये कहेंगे ये दोनों मिलके नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, 3 और 2। कौन रोक रहा था? तो इन दोनों के वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? तो दोनों का वेट 3 + 2G, कौन बैलेंस करेगा? बस खत्म। अगर आप बेसिक से जाना चाहते हैं, मान लो 2 kg वाले पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम देख के बताऊं, तो 2 kg पे नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्सेस हैं? देखो, T1 एंड 2G, वेरी गुड। T1 भी है और ऊपर की तरफ तो क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ है T1 + 2G इज इक्वल टू, और T1 तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो T2 इज इक्वल टू
T1 जो कि आपने ऑलरेडी निकाला है, और 2G जो कि वही तो है ना, 50 न्यूटन। क्या वही बात आ गई? तो आप बेसिक से जाएं, आप डायरेक्टली जाएं, वो आपकी मर्जी है। क्लियर है? एफबीडी समझ में आया बेटा? अब सोचो, फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपको नहीं आता तो कोई क्वेश्चन हम नहीं कर पाते, नहीं? और ये सारा का सारा यही चलता है, यही खेल चलेगा। अगले चैप्टर में फ्रिक्शन में भी इवन यही चलेगा, उसमें एक नया फोर्स और ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट, ये बड़ा कॉमन सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल। ये हर बार नहीं, मतलब लास्ट ईयर पूछा गया था और जनरली बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे पीछे था ना, 2 ब्लॉक पे नॉर्मल, फिर 3 ब्लॉक पे नॉर्मल, यहाँ पे 2 में टेंशन या 3 पे टेंशन, ऐसे दुनिया भर के सवाल बनते हैं। एक बार ट्राई करिए सेम कॉन्सेप्ट पे जैसे नॉर्मल वाला था। अच्छा एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ कि अगर इसको खींचोगे तो ये धागा स्ट्रेच्ड कंडीशन, ये धागा भी स्ट्रेच्ड कंडीशन। इसको खींचोगे तो ये धागा इसको खींचेगा, ये धागा इसको खींचेगा, यही कहानी होगी। और धागे स्ट्रेच्ड कंडीशन में, और क्या सारा सिस्टम एक साथ जाएगा? ऐसा थोड़ी हुआ ट्रेन की बोगी को या 2 गाड़ियों को मान लो एक धागे से बांध दिया तो एक गाड़ी आगे चली जाए और एक पीछे, और बीच का धागा बढ़ जाए, ऐसा होता है क्या? तो दोनों एक साथ चलेंगे। अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये भी एक्सेलरेट करेगा, ये भी एक्सेलरेट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबका एक्सेलरेशन क्या सेम होता है ऐसी चीजों में? सब एक साथ एक्सेलरेट करेंगे। तो जब सबका एक्सेलरेशन बेटा सेम है तो क्या हम सबको एक कॉमन सिस्टम मान सकते हैं? और कॉमन सिस्टम मानोगे तो मास कितना? 60 kg। और कह रहा है कि 3 bodies are lying on frictionless horizontal table and these are connected as shown in figure. They are pulled toward right by force T3 और T3 की वैल्यू कह रहा है 60 न्यूटन। अरे यहाँ भी एक धागा लगा होगा, इस धागे को जितना खींचोगे उतना उसमें टेंशन आएगा, तो इस धागे में जो टेंशन है या जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज 60 न्यूटन, दैट इज ऑलरेडी गिवन। हो सकता है ये कहीं और से कनेक्टेड हो और उसमें टेंशन आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, बट उसमें कहा कि टेंशन कितना है? 60 न्यूटन। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा मुझे एक्सेलरेशन भी बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा कॉमन T1 एंड T2, तो T1 T2 भी निकालना ही है, नहीं? तो एक्सेलरेशन तो बड़ा आसानी से मिल गया। एक्सेलरेशन कितना? क्या वही पुरानी बात नॉर्मल वाला जो किए थे? तो चलो एक्सेलरेशन हमारा अगर निकालने के लिए कहा जाए तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है बेटा? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। नेट फोर्स है 60 और मास कितना है? तो दिस विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कोई भी ब्लॉक ले लीजिए, चलो 10 kg वाले को ले। अगर आप एफबीडी बनाओगे ना तो ये देखो, ये टेंशन पे डायरेक्शन ऐसा है, होगा टाइड एंड से अवे, ये टाइड एंड है तो अवे होगा, ये टाइड एंड है तो अवे, यही कहानी होती है ना। तो अगर आप 10 kg वाले ब्लॉक को लेंगे तो ध्यान से देखो, 10 kg वाले ब्लॉक पे अगर मैं एफबीडी बना के देखूं तो 10 kg वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस है? मैं वर्टिकल फोर्सेस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वर्टिकल फोर्स में हमारा एक नॉर्मल मिल जाएगा, एक वेट मिल जाएगा, उसको निकाल के भी क्या ही मिलेगा, वो तो पूछा भी नहीं है, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ेगी फ्रिक्शन में, नॉर्मल की यहाँ पे जरूरत नहीं है। निकालने अपन को आता है कि नीचे की तरफ 10G और ऊपर की तरफ नॉर्मल, वो तो होगा ही होगा।
क्या एक्सेलरेशन के लिए जो जिम्मेदारी है वो अकेले कौन से फोर्स को दी गई बेटा? T1 को। किसको दी गई? T1 को। T1 को बैलेंस करने के लिए या T1 को अपोज करने के लिए या T1 को सपोर्ट करने के लिए कोई फोर्स आया क्या? क्या अलोंग प्लेन T1 के अलावा कोई और फोर्स है? तो नेट फोर्स 10 kg पे अलोंग टेंशन या अलोंग एक्सेलरेशन सिर्फ कौन है? T1। कौन है? तो वही आपका नेट फोर्स है, एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, और एक्सेलरेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं नहीं? तो यहां से क्या आएगा बेटा? 10 न्यूटन आएगा। अब आप आ जाओ 20 kg पे, 30 भी ले सकते हो, तो 20 kg पे बेटा अगर आप 20 kg वाले पे जाओगे तो बताओ तो एक्सेलरेशन के अलोंग कौन सा फोर्स है? T2। अलोंग कौन है? अपोज करने की कौन कोशिश कर रहा है? कौन जीत रहा है? क्योंकि पता है कि एक्सेलरेशन आगे है नहीं? तो क्या करेंगे? नेट फोर्स T2 माइनस T1 या प्लस? तो T2 माइनस T1 इज योर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू, और T1 तो आपको पता है, नहीं पता है क्या? T1 है 10, तो T2 इज इक्वल टू T1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 1 प्लस 10 एंड दैट विल बी, बोलो समझ में आया? हो सकता था आप यहां से जाते तो क्या लिखते? 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 इंटू 1। 60 माइनस 30, अगर आप इस पे जाते हैं तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 60 माइनस T2 इज इक्वल टू 60 इंटू 1, सॉरी 30 इंटू 1, क्योंकि मास तो 30 है ना? सही है? तो यहां से भी T2 क्या आया? T2 उधर लेके जाओ 30 न्यूटन। तो बेटा कुछ भी लो, बदलाव नहीं होना है। क्लियर है? क्या एग्जैक्टली सेम तरीके से नॉर्मल वाला भी क्वेश्चन हमने किया था, बट वहां पे डायरेक्शन और कहां नॉर्मल कहां टेंशन थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी लॉजिकल है। समझ में यार? अब धीरे धीरे क्या आपको एफबीडी और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? ऑनलाइन बेटा आप लोगों को सिर्फ लॉजिक है, कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ आपको कॉमन सेंस यूज करना है, और वो कॉमन सेंस में फोर्सेस को दिखा देना है। वो कैसे दिखाओगे? जो शुरू में मैंने पढ़ाया था, फोर्सेस जैसे ही दिख गए, फोर्सेस दिखने के बाद आपको ये देखना है कि कौन डोमिनेट कर रहा है। अच्छा मान लो तुमने गलती से, आपको नहीं पता चला कि सर कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? कई बार हम चूक जाते हैं, वो कैसे चूकेंगे अभी हम आगे दिखाएंगे। वहां पे क्या, क्योंकि यहाँ पे तो पता है कि एक्सेलरेशन आगे होगा, बट कई बार यहाँ तो ऑब्वियस है कि आगे ही खींचोगे तो आगे ही एक्सेलरेशन होगा, बट कई बार दोनों तरफ से खींचा जाता है। कई बार फोर्सेस तो दिखे कौन ज्यादा कौन कम, तो पता चल जाएगा किधर जाएगा, बट कई बार पता ही नहीं चलता है, तो देखेंगे उसमें क्या करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। समझ में बात आई? आप ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है क्वेश्चंस में, ये पीडीएफ आपके पास रहेगा, आप सिंपली डायग्राम बनाइए, आपको इतना लिखा जाता है फाइंड एक्सेलरेशन T1 T2 खत्म। इफ T3 इज दिस, इतना बड़ा लिखने के वो तो पीपीटी है तो लिख दिया, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखना होता है तो बस डायग्राम फाइंड टेंशन खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़िया सवाल। इस तरीके के सिचुएशन को कई बार किताबों में एटवुड मशीन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, कई बार ऐसा टर्म यूज किया जाएगा, पुली और ये जो ब्लॉक लटके हुए हैं ना, इस तरीके का। तो अगर कहीं कहा जाए कि एक एटवुड मशीन पे दो मासेस हैं, इतना और इतना, इसका मतलब ये डायग्राम होता है ना, एक डिस्क है, पुली में से हमने रस्सी लगा के, देखा ऐसी चीजें लटकाते हैं, है ना? पुली की जरूरत कहाँ पड़ती है? कुएं से पानी या कुछ चीज लिफ्ट करने के लिए, आपने देखा होगा। लिफ्ट में देखोगे ना, जब लिफ्ट बन रहा होता है या जब किसी चीज को पुल करना होता है तो छोटे छोटे पुलीज होते हैं, उसी में से वो लोहे का जो धागा है, लोहे का जो स्ट्रिंग है वो गया होता है और वही आपके इसको खींचता है। देखा है, ऑब्जर्व किया है? वही है पुली। क्लियर है? उसको पुली कहते हैं। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, पुली को मासलेस दिया जाएगा, मैसिव पुली में क्या होगा? वो अलग कहानी हो जाती है। मैसिव पुली में टेंशन बदल जाता है, वो रोटेशन में पढ़ेंगे। अभी के लिए पुली कहा जाए या ना कहा जाए, पुली भी मासलेस, स्ट्रिंग भी मासलेस, और पुली पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, ट्राई करिए, बड़ी बेसिक सी बात है। हाँ बेटा,
acceleration is equal to 2 meter per second. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, यूनिट थोड़ा सा ध्यान देंगे, हाँ ठीक है। देखिए बहुत आसान है, देखो इस B पे ऐसा फोर्स लगेगा और कितना लगेगा 3G 30 न्यूटन, इस पे 2G मतलब 20 न्यूटन। बेटा एक बात बताओ, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? लेकिन डायरेक्शन सेम होते हुए भी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे? अपोज करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि अब सोचो ना, मैं इसको फैला देता और मैं इसको कहता कि ये पुली फैल के ऐसा आ गया, तो ये आगे खींचता और ये पीछे खींचता, नहीं खींचता। सोचो एक रस्सी हमने एक मान लो पेड़ से या किसी चीज से एक बड़ा सा ऐसा कुछ घर में सपोर्ट है, हमने एक रस्सी वहां से फेंका, इधर से खींच रहा है और कोई दूसरा इधर से खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे ना, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो पुली क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो नेट फोर्स एक दूसरे में से घटेंगे या जुड़ेंगे? घटेंगे। और इसमें एक और बात, जब ये वाला नीचे जाएगा तो ये वाला क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि धागे की लंबाई नहीं बढ़ सकती। बड़ा क्लियर फंडा। अब यहां पे देखिए, तो इस पॉइंट पे टेंशन ऊपर और इस पॉइंट पे भी टेंशन, क्योंकि जो टाइड एंड है या सपोर्टिंग एंड है उससे अवे होता है। यहाँ पे ये सपोर्टिंग एंड है तो क्योंकि ये पुली को नीचे खींचने की कोशिश करेगा ना, और ये सेम धागा है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, और इस पूरे धागे में क्योंकि यही धागा तो इस पे से होके जा रहा है, टेंशन टी होगा। क्लियर है? याद आया? मासलेस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? ये एग्जांपल एक बनवाया था, याद करो। कई सारे पुली, धागा ऐसे ऐसे जा रहा है, सब जगह सेम हो, बट यहाँ पे एक नया धागा है, ये वाला जो पुली को लटकाया हुआ है। पुली भी तो किसी चीज से लटकाया होगा ना बेटा, तो इसमें भी एक टेंशन आएगा। ये टेंशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, लेटर से दिस इज टी डैश या T2, मुझे नहीं पता, बट ऐसा कुछ होगा। ठीक है, अब सोच के देखो, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें बहुत कुछ करना ही नहीं होता है। मैं अगर इस पूरे सिस्टम को देखूं तो कौन फोर्स सपोर्ट कर रहा है या एक्सेलरेट करा रहा है? कौन अपोज कर रहा है? तो नेट फोर्स इज, एंड किस मास को एक्सेलरेट कराएगा? 5 नहीं, दोनों को कराएगा, एक नहीं जा रहा ना, इसको भी एक्सेलरेट कराएगा, इसको भी, तो दोनों कंबाइंडली मास लेना पड़ेगा ना। सोचो, क्या दोनों के कंबाइंड मास लेने पड़ेंगे? जैसे अरे यही सवाल है, मान लो इसको पुली से हटा के सरफेस पे रख दिया तो ऐसा बन गया, सिर्फ एक पीछे भी फोर्स लग रहा है, तो आगे वाला माइनस पीछे वाला, भाई टोटल मास ना बेटा, होगा नहीं होगा? तो हमें सिंपली क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं डायरेक्टली अगर तरीका बताऊं तो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3G मतलब 30 माइनस 2G यानी 20 डिवाइडेड बाई टोटल मास विच इज 3 प्लस 2 यानी 2 अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर अगर मैं डायरेक्ट ना जाना चाहूं तो पहली बात कि क्यों नहीं जाना है, डायरेक्टली जाए, है ना? जब डायरेक्टली मिल रहा है तो हम क्यों नहीं जाएंगे यार? क्लियर है? बट फिर भी अगर बेसिक समझने के लिए मैं ये कोशिश करूं कि सर इस पे और इस पे अलग अलग बैलेंस करके दिखाइए, तो बेटा इस ब्लॉक को ले लो, बी ब्लॉक पे अलग अलग भी मैं कर देता हूं। ब्लॉक बी पे बोलो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स? 30, ऊपर की तरफ जो नहीं पता, एक्सेलरेशन भी मान लो अभी नहीं पता, मान लेते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है ना, जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है ऊपर जाएगा, तो हमने एक्सेलरेशन उस हिसाब से लिख लिया। तो ये 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, सही है?
क्योंकि जो नीचे जिधर जा रहा है उधर वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर 30 माइनस टी इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू नहीं पता, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली निकाल चुके हो तो इसमें ए रखो, आपको टेंशन मिल जाएगा नहीं। लेकिन अगर मैं बेसिक से जाने की कोशिश करूं तो ये ब्लॉक बी है। चलो ब्लॉक ए पे बोलो तो बेटा ऊपर वाला कौन सा फोर्स और नीचे वाला कौन जीतेगा, यानी टी। तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2a। अब बोलो तो दोनों को जोड़ लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, टी और टी तो निपट गए। 30 माइनस 20 क्या आ गया 10, और दिस इज इक्वल टू क्या वहीं नहीं पहुंच गए, वही तो हम कर रहे थे पीछे भी नहीं, देखो वही तो कर रहे हैं 30 माइनस 20 बाई दिस, वही कर रहे हैं ना। तो क्यों हम इतना लिखेंगे, तब जाएंगे यार, डायरेक्ट लिखो। क्लियर है। अब बता दो, अगर आप पहले या दूसरे किसी भी इक्वेशन में एक्सेलरेशन को पुट कर लो तो आपको टेंशन मिल जाएगा नहीं। तो टेंशन इज इक्वल टू किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, फ्रॉम 1 टेंशन इज इक्वल टू 30 माइनस 3a नहीं। देखो t को इधर लेके जाओ या t यहां रख लो, 2a प्लस 20 कुछ भी कर सकते हो यार, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 30 माइनस, पहले इक्वेशंस में कर रहा हूं 3 इंटू a, यानी कितना आ गया, आप चाहें तो पहले वाले से जाइए, t इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू 2 4, यानी 24 ही तो आएगा। क्लियर है। बहुत कॉमन सवाल, क्लियर, बहुत कॉमन सवाल जो जनरली आपको देखने को मिलेगा। किसी को कोई डाउट बेटा ऑनलाइन, बोलिए, चलिए फटाफट नोट करिए। हाँ बेटा बोलो। एक बार टेंशन कैसे आया था बता दीजिए। टेंशन कैसे आया, अच्छा एक चीज और, इसमें एक्सेलरेशन क्लियर है, इक्वेशन लिखने आ गया। सर एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल लिया था। डायरेक्टली नहीं तो लिख तो लिया ना। Yes. अब ये ब्लॉक बी ले लो, ये इक्वेशन लिख सकते हैं। यस सर। ए की जगह रख दो 2, तो ये 6 हो जाएगा। ओके ओके सर, यस। ठीक है, डायरेक्टली कर लो। अच्छा अगर मैं ये पूछ लूं, ये टी डैश पूछ लूं तो टी डैश पुली के ऊपर, देखो पुली के ऊपर, पुली के ऊपर ऊपर वाला फोर्स, अरे ये पुली है, ये पुली है, पुली पे ऊपर वाला फोर्स नहीं, टी डैश ऊपर वाला, नीचे वाला एक इधर टी और एक इधर टी। और क्या ये इक्विलिब्रियम में है, ये थोड़ी चल रहा है। तो नहीं चल रहा है मतलब ऊपर और नीचे वाला फोर्स क्या है, तो टी डैश इज इक्वल टू क्या है, तो टी डैश इज इक्वल टू है 2t। सही है। यही तो होता है, तुम धागे को दोनों तरफ से मान लो, एक पुली को पास करा दो, एक पेड़ के डाली पे इसको पास करा दो, दोनों तरफ से झूल जाओ, अगर डाली टूट गई तो एक्सीलेट तो करेगा नीचे, क्यों, क्योंकि दोनों वेट लगा रहे थे इसको। क्लियर, टेंशन था, टेंशन की वजह से भाग के नीचे चला जाएगा। तो ऊपर वाला और नीचे वाला फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो टी डैश इज इक्वल टू 2t। क्लियर है। तो इसमें भी निकाल सकते हो, ये आपका कितना हो जाएगा 48, तो इसमें 48 है, इसमें आपका ये है। क्लियर है, समझ में आया बेटा, बोलिए किसी को कोई डाउट। चलिए नेक्स्ट, इस तरीके के ऊपर बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि हमारा ऐसे ना लटका हो, थोड़ा सा ऐसे दो ब्लॉक मिलकर लटक गए, पॉसिबल है, क्या फर्क पड़ता है। ये दोनों कहेंगे चलो हम दोनों मिलके, हो सकता है कि 2 लोग लटके हुए थे, एक तीसरा आया वो भी इसको सपोर्ट करने के लिए लटक गया, नहीं, इसमें बताइए फिर। या एक काम करोगे, ये आप पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क, ओरल क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप, थोड़ा सा अलग ये सवाल। होता है ना, एक टेबल है, टेबल एकदम चिकना है, उस पर कोई फ्रिक्शन, और टेबल पे ये रखा और यहाँ से पुली लगा के हम नीचे से खींचेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। टेबल से मान लो एक धागा से हमने कुछ बांध दिया है, छत से कुछ है, और उस पर नीचे लटका के खींचोगे उसको तो ये नीचे नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है आएगा, क्योंकि इस पे अपोज करने वाला या पीछे के तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आगे भाग के जाएगा।
क्लियर है? तो अगर आगे जाएगा तो कौन से एक्सेलरेशन के साथ जाएगा, इस धागे में टेंशन कितना आएगा, वो दोनों निकालना है। सेम वही है, बस यहाँ पे जो नीचे लटक रहा था इसको मैंने सपोर्ट पे रख दिया। क्लियर? चलिए ट्राई करिए। हाँ बेटा, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। देखें, चलिए इसके ऊपर आगे की तरफ क्या, नीचे की तरफ क्या लगेगा, 2g, और इस पे पीछे तो कुछ है नहीं। नॉर्मल जो होगा वो ऐसे होगा, वो सपोर्ट या अपोज तो करेंगे नहीं। एक्सेलरेशन धागे के हमेशा धागे के अलोंग होता है ना, तो हम अलोंग वाले फोर्सेस सपोर्टिंग मानेंगे और जो उसके उल्टा अलोंग लगेंगे उनको अपोजिंग मानेंगे। टेंशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे इधर होगा, यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा और यहाँ पे इधर होगा। क्लियर है? ऐसा ही हुआ। अब सोच के देखो, सेम धागा यहाँ से यहाँ जा रहा है तो यहाँ पे भी टेंशन T होगा। अगर मैं एक्सेलरेट इस पे पीछे यानी अपोजिंग फोर्स कोई है क्या? तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन ये आगे की तरफ या नीचे की तरफ है तो इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने वाले फोर्सेस कौन से हैं? 2g के अलावा और कोई है? तो नेट फोर्स क्या है? 2g, जो एक्सेलरेशन के लिए जिम्मेदार है। मास कितने मासेस को एक्सेलरेट करा रहा है? 5 को, 5 kg। खाली ये थोड़ी भाग रहा है, ये भी तो भाग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल सॉल्व करने चलेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2g डिवाइडेड बाई 2 + 3, यानी कितना आया बेटा? आप डायरेक्टली भी जा सकते थे, सॉरी ये तो डायरेक्टली हो गया, आप बेसिक से भी जा सकते थे। 2g - t इज इक्वल टू 2a, t इज इक्वल टू 3a, क्योंकि t माइनस थोड़ी कुछ है, तो t इज इक्वल टू 3 रख के देखोगे वहीं पहुंच जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब आप सोच सकते हो कि सर इस पे नीचे वेट 3g और आगे ऊपर नॉर्मल लग रहा है, बट वो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो हम एक्सेलरेशन के लिए क्यों लेंगे उनको? क्लियर है? जो एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी जो स्ट्रिंग के अलोंग हम तो वही लेंगे। क्लियर है? अब एक बात बताइए, एक्सेलरेशन मिल गया, बोला टेंशन इन स्ट्रिंग ज़्यादा बेटर है 3 kg वाले से निकालना है या यहाँ से निकाल लो, कहीं से भी जा सकते थे। तो इसका बी पार्ट 3 kg ब्लॉक पे FBD देख लो, 3 kg ब्लॉक। बेटा 3 kg ब्लॉक पे आगे की तरफ कौन सा फोर्स है? T, और आगे ही एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन A है, तो हम अगर फोर्स लिखें तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × A। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू ma और A की वैल्यू है 4, तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 4 मतलब 12 न्यूटन। सही है? आप चाहें तो इस ब्लॉक से जा सकते थे, फिर लिखते आप 2g - t इज इक्वल टू 2a, फिर यहाँ से t इज इक्वल टू सॉल्व करके 20 माइनस समथिंग, वही आता नहीं, कहीं से भी जा सकते हो। क्लियर है? ये एक बढ़िया
मतलब टेंशन इन रॉड बाय विच पुली इज अटैच्ड। इसमें देखो ये एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लॉजिकल, क्या ये पुली है? क्या इस पुली को ये वाला टेंशन इधर की तरफ खींच रहा है और ये वाला टेंशन इधर की तरफ खींच रहा है? यहाँ पे जो धागा है उस पे जो रिजल्टेंट टेंशन होगा वही तो लगेगा, यही होगा। सोचो अगर दो तरफ से इस पुली को आप खींच रहे हो, जैसे पीछे भी तो हमने कहा, अगर आप इसको दो तरफ से ऐसे खींच रहे हो, जैसे इस वाले में था, इस वाले में कि दो तरफ से खींचोगे तो ये ऊपर लगेगा, ऐसे ही इसमें क्या है कि अगर आप इस दो तरफ से इसको खींचोगे तो इस पे जो टेंशन आएगा वो यही तो है। और वो कितना रहेगा? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं होगा? और क्या ये दोनों 90 डिग्री नहीं है? तो 90 डिग्री पे हैं तो टी डैश इज इक्वल टू क्या हमारा √T1 स्क्वायर प्लस √T2 स्क्वायर प्लस दिस, यानी √2T नहीं होगा? जैसे वेक्टर ही तो है ना, पीछे वाले में सेम डायरेक्शन में था तो ऐड हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री पे है तो क्या होगा? रूट टाइम्स हो जाएगा। याद करो वेक्टर सम √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, थीटा इज 90, होगा नहीं होगा? बोलो बेटा आया नहीं आया? समझ में आई बात? बस सिंपल सवाल खत्म। समझ गए? इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो इस पे लगेगा। समझ गए? क्लियर है? वही अगर बहुत ज्यादा लग जाए तो ये टूट जाता है। क्यों? क्योंकि झेलने की उसकी भी तो एक कैपेबिलिटी है। धागा या जो रॉड है वो मैक्सिमम कितना टेंशन झेल सकता है, उससे ज्यादा हो गया तो टूट जाएगा। क्लियर है? यही कहानी है। समझ में आई बात? कर सकते हो। क्वेश्चन अभी लग रहा है आसान है, कुछ नहीं है, बट बेसिक समझना है। एफबीडी नहीं आएगा तो नहीं हो सकता। फोर्सेस सारे पहचानने पड़ेंगे, डायरेक्शन सबके सही लिखने पड़ेंगे, धीरे धीरे और फोर्सेस ऐड होंगे। ठीक है? इतना अगर बेसिक्स आपको क्लियर होगा ना तो आप जितने दूसरे चैप्टर्स में एनएलएम या थोड़ा बहुत फोर्स बैलेंस के क्वेश्चंस होंगे वो सब हो जाएंगे। इस चैप्टर में थोड़े ढंग के सवाल भी बनेंगे, बट बाकी चैप्टर्स में 2-3 फोर्सेज अगर देखने को मिले तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन किधर क्या किधर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बोलो बेटा। बेसिक सा सवाल, एक्सेलरेशन निकालना है। 3 अलग अलग केसेस हैं। अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3? सिंपल सवाल है, बड़ा बेसिक सा सवाल है। वही जो पीछे निकाले हैं उसी को हमने कहा कि थोड़ा इकट्ठा करो। इसमें हमने एक्सेलरेशन नहीं निकाला था क्या पीछे ऐसे क्वेश्चन में? है ना? इसमें भी निकाल सकते हो। बस अंतर यह है कि यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। यहाँ पे एक केस था ये वाला जिसमें दोनों तरफ ब्लॉक लटका दिया, भारी वाले ने उसको एक्सेलरेट करा दिया। ये एक तरफ ब्लॉक लटका, एक तरफ हम खींच रहे हैं, यानी टेंशन हमने दे दिया। धागे में जो फोर्स है वही टेंशन कहलाता है और आपने वो अप्लाई कर दिया। तीसरा केस है कि ब्लॉक लटके हुए और हम साथ में खींच भी रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है? ये कहानी है। आप बताइए। देखें इस पे देखो, पहले केस में क्या इस पे नीचे की तरफ लगेगा 2 mg और इधर की तरफ ये ज्यादा फोर्स है तो ये इसको एक्सेलरेट करा लेगा A1 से और ये ऊपर भाग जाएगा सेम एक्सेलरेशन। तो A1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? नेट फोर्स बाय मास 2 mg माइनस T। मत छोड़ो, ये डायरेक्टली कर लो ना A1 निकालने के लिए।
तो A1 इज इक्वल टू 2mg G by 2. माइनस mg Yes. डिवाइडेड बाई Sir, 3M. 3m। वेरी गुड, 3m यानी mg बाई 3m मतलब G by. Sir, सही है, yes. Sir. सही है, बेसिक बात। यहाँ पे आ जाओ, ये 2mg जो लग रहा है इस पूरे धागे पे वही टेंशन आएगा कोई, तो इसको ये 2mg से खींचेगा। जो अप्लाइड फोर्स है, धागे पे जो फोर्स है उसी को तो टेंशन कहते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पे वो डायरेक्टली मिल गया 2mg, टेंशन है ये। और इस पे नीचे वाला फोर्स क्या है? Mg. तो ऑब्वियस सी बात है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। और मैंने कहा केस 2 में एक्सेलरेशन जो है वो कितना है? A2 है। तो A2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2mg माइनस mg। सोचो यही जो था ना इसको सपोर्ट कर रहा था, तो 2mg माइनस mg अपॉन 3. अपॉन M. अपॉन m ना, अकेला मास है जो ये मास थोड़ी है, ये तो अब एक्सटर्नल फोर्स है जो तुमने लगाया, वो मास नहीं है, वो फोर्स है सिर्फ। समझ रहे हो? यानी वो फोर्स और ये फोर्स मिलके सिर्फ किसको एक्सेलरेट करा रहे हैं? M. Sir, M. यहाँ पे दो अलग अलग वेट मिलके 3m को एक्सेलरेट कराते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन A2 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 2mg माइनस mg अपॉन m, यानी क्या आ गया? G. ये आ गया G. g, ये है A2। क्लियर है? ये A2 है, ये A1 है। यहाँ आ जाओ, इसके ऊपर एक फोर्स ये F है, एक फोर्स इसका खुद का वेट होगा और एक फोर्स ये नीचे वाला mg। तो ऑब्वियस सी बात है इस पे नीचे सपोर्ट करने के लिए नेट कितना? सपोर्ट करने के लिए 2mg, Yes. अपोज करने के लिए mg। ये जीत रहा है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो जाएगा A3 और ये ऊपर भाग जाएगा। तो A3 अगर निकालोगे तो क्या होगा बेटा? A3 इज इक्वल टू 2mg माइनस mg अपॉन 2m। ध्यान से, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? g बाई mg बाई 2m, दैट विल बी g बाई 2। अब बताइए कौन सा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन में रिलेट ही तो करना है। Yes. तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो रिलेशन आया A1 से थोड़ा ज्यादा A3 और सबसे ज्यादा A2. कह सकते हैं? Yes. अब देखो ऐसे क्वेश्चन में अभी हमने क्या सीखा इसमें? एक्सेलरेशन निकालना। इनफैक्ट हम 3 अलग अलग केसेस का सीख गए, नहीं? Yes. कि ऐसे 3 क्वेश्चन, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना के बोला 5 kg है, बताओ एक्सेलरेशन बताओ, टेंशन बताओ। हम एक्सेलरेशन निकाल के किसी ब्लॉक पे फोर्स बैलेंस करेंगे, टेंशन मिल जाएगा। क्लियर है? Yes. तो ये पीछे वाला सवाल थोड़ा सा तो ये ध्यान रखो कि फोर्स अप्लाइड और वेट दोनों अलग है। एक्सेलरेशन के लिए जो मासेस हैं उसको आप कंसिडर करेंगे, है ना? जो अप्लाइड फोर्स है वो मास के वजह से थोड़ी है, वो वेट थोड़ी है, वो तो एक्सटर्नल फोर्स है जो बिना मास का है। क्लियर है? समझ गए बात को? बोलो बेटा, कोई डाउट? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर ये केस 2 में हाँ, सर ये 2mg ऊपर की तरफ कैसे है? ये धागे को खींचोगे तो हर पॉइंट पे धागा अपनी तरफ खींचेगा ना तुम्हें। यस सर। तो मैंने दिखा दिया कि ये 2mg इसको ऊपर खींच रहा है, नहीं खींचेगा? यस सर, कीजिएगा। तो वही मैंने दिखा दिया, वही तो टेंशन है, उसी को तो टेंशन कह रहे हो, धागे में आ गया, नहीं? यस सर। बस वही है। थैंक यू। आगे बढ़े। हालांकि इस तरीके के सवाल पीछे कर चुके हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो गया, यही ना? चलिए नेक्स्ट, ये सवाल। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कॉमनली देखने को मिलेंगे जहां पे कई सारे स्ट्रिंग्स लिए गए। जैसे मान लो कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे बांध के हमने लटका रखा था, हो सकता है कोई दूसरा आदमी आए यहाँ बीच में से एक रस्सी बांधे और इसको दूर लेके चले जाए, हो सकता है। तो ये नीचे वाला तो ऐसे चला गया और ऊपर वाला ऐसे हो जाएगा। ये यहाँ पे लटका था, ये कह रहा नहीं तुम ऐसे चलो, हो सकता है ना, ऐसे धागा चला जाता है। होता है बहुत सारे जुगाड़ लगा के हम धागों को बांध देते हैं, या हम डेकोरेशन करने के लिए जो लाइटिंग होती है उसको हम कहीं कहीं से बांध के खींच लेते हैं। वही कहानी है। बोला ये लटक रहा था यहाँ से, आपने कहा कि यार इसको खींच के यहाँ लेके आ जाओ, ताकि ये जो 10 kg यहाँ लटक रहा था उसको खींचा तो ये इधर आ गया। आ सकता है, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। ऐसे क्वेश्चंस में धागों में टेंशन पूछ लिया जाता है, समझ रहे हो? या ऐसे क्वेश्चंस में एंगल पूछ लिया जाता है टेंशन देके। कुछ ऐसे सवाल बनते हैं, ट्राई करिए।
ये टेंशन यहां का है, ये धागा है, ये टेंशन इसमें का है, ठीक है। टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन भी निकाल सकते हो। मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ आपसे, अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड बाय रोप ऑफ लेंथ 2.8 मीटर, ठीक है, फ्रॉम अ सीलिंग, अ फोर्स ऑफ 98 न्यूटन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप एज शोन इन फिगर, द एंगल विच द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। हम ये भी कह सकते थे ऑल्सो फाइंड T1 एंड T2, ये भी कह सकते हैं, है ना। ऑल्सो फाइंड T1 एंड T2, ये भी निकाल लो, ठीक है, जो मैं निकाल के दिखा लूंगा, आप निकालिए उस डायग्राम से। एंगल समझ रहे हो, एंगल मतलब ये वाला एंगल, ये T2 इस धागे का है, ये T2 इस धागे का है और ये एंगल है, समझ रहे हो मेरी बात। ये धागा है उस पर T1 है, ये धागा उस पर T2 है, और ये जो एंगल है ये आपसे कह रहा है ये वाला एंगल आप निकालो, ये वाला। क्लियर? चलिए ट्राई करिए। समझ रहे हो बेटा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। देखो थोड़ा सा समझो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हैं। इस 10 kg के ऊपर क्या नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, एंड दैट इज 10G। G की वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, तो क्या ये 98 न्यूटन, क्योंकि 98 यहां भी दिया हुआ है इसलिए मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्या टेंशन का ये डायरेक्शन होगा, इसके बाद ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल जो है वो थीटा मैं मान रहा हूं, क्लियर है। इस वाले एंगल को मैं क्या मान रहा हूं, थीटा मान रहा हूं, जो आपको निकालना है। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं। क्या ये और ये बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है। सवाल ने तो कहा ये इक्विलिब्रियम है। अगर ये इक्विलिब्रियम मतलब ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इतना तो पता चल गया कि सर T1 इज इक्वल टू कितना है, 98 न्यूटन। क्लियर है। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ले लो, ये जो पॉइंट है, लेट अस से दिस पॉइंट इज A, तो मैंने यहां पे A को ले लिया। A के ऊपर नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है बेटा, 98 विच इज टेंशन, तो ये टेंशन है 98। इधर की तरफ कौन सा फोर्स है, 98 विच इज अप्लाइड फोर्स, जो आपने लगाया है इसके ऊपर। इनका रिजल्टेंट कुछ तो होगा, कितना होगा इनका रिजल्टेंट, दो परपेंडिकुलर बराबर फोर्सेस हैं, तो क्या अंडर रूट ऑफ 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर प्लस 298 स्क्वायर कॉस 90, जो कि कुछ नहीं होगा। तो क्या ये हम रूट 2 इंटू 98 कह सकते हैं, या 98 रूट 2 कह सकते हैं। बोलो क्या बेटा समझ में आया। ये क्या आया, ये इन दोनों 98 का रिजल्टेंट। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि इसके ऊपर एक टेंशन आया है T2, और ये T2 अगर इस डायरेक्शन में है जो वर्टिकल से कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, लेट अस से दिस इज T2, तो बेटा आपके पास इस लगने वाले पॉइंट A पे क्या बेटा 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सोचो तीन ही तो फोर्सेस हैं, एक ये है और
और तीनों मिल के नेट क्या कर रहे हैं? 0। तीनों मिल के नेट क्या कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है। तो आपके पास दो तरीका। पहला तरीका कि इन दोनों का रिजल्टेंट आप इधर कर लो, ये इसको बैलेंस करेगा, करेगा नहीं करेगा? तो जब ये इसको बैलेंस करेगा, इसका मतलब ये 48 और ये कौन से एंगल पे आया? 45। तो थीटा भी क्या होगा? क्योंकि इनका रिजल्टेंट जो आया वो इसको बैलेंस करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऑपोजिट होगा। तो जो धागे पे टेंशन लग रहा है उसके ऑपोजिट ये है, यानी जो धागा है वो 45 डिग्री पे इसको लेके गया हुआ है, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 45 डिग्री। और टेंशन T2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 98। वेरी गुड, 98√2। क्वेश्चन खत्म। दूसरा तरीका भी हो सकता था इसका। कैसे करते? सुन लो, दूसरा तरीका सुन लो। क्या इसमें टेंशन होता? टेंशन का एक कंपोनेंट Yes sir. T2 cos थीटा Yes sir. एंड दैट मस्ट बी 98 Yes, T2 sir. एंड T2 sin थीटा दैट मस्ट आल्सो बी, 98. क्योंकि हॉरिजॉन्टल को ये बैलेंस करेगा, वर्टिकल को ये, दोनों को डिवाइड कर लो। tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 45। नहीं आया? Yes sir. करके देखो, Yes sir. समझ रहे हो मेरी बात? वहां से भी जा सकते हो। अगर आप दूसरे तरीके से जाना चाहते थे तो इस T2 का एक कंपोनेंट ये हो जाता T2 cos थीटा और एक कंपोनेंट ये हो जाता एंड दैट विल बी T2 sin थीटा। होता नहीं होता? क्योंकि थीटा हमें नहीं पता। T2 sin थीटा 98, T2 cos थीटा भी T1 के बराबर जो कि 98 मिल चुका। तो आप यहां से कहते कि सर T2 sin थीटा 98 एंड T2 cos थीटा भी 98 और दोनों को डिवाइड कर लो। T2 खत्म, sin थीटा बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, 45. यानी थीटा इज इक्वल टू 45। तो आपकी मर्जी है, आप जहां से आसानी से पहुंच सकते हैं कर लो। और जब थीटा मिल गया तो इस इक्वेशन में पुट कर लो, T2 इज इक्वल टू 98 बाई साइन 45। साइन 45 1/√2, √2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे बड़े कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे एंगल निकालो या टेंशन निकालो, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्या ये FBD प्योर FBD है? Yes, yes. है ना? प्योर FBD के ऊपर क्वेश्चन, और सवाल ने कह दिया कि ये इक्विलिब्रियम है, मतलब आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है बस। कोई डाउट है बेटा? बोलो ऑनलाइन, बोलिए। सर ये लेंथ से कंफ्यूज ना कर। लेंथ ऐसे ही दिया हुआ है, लेंथ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेंथ से कैसे? देखो अगर दो लेंथ दिया होता तब तो हम tan थीटा sin थीटा निकाल भी लेते। अब हमको लेंथ दे दिया, हम सोच रहे हैं सर दूसरा लेंथ अगर मिल जाए तो काम बन जाए। हाँ? 2.8. नहीं, वो तो टोटल है। 2.8 से लटका रखा था, बीच में एक धागा बांधा, उसको खींच दिया। जब उसको खींचेंगे तो ऊपर वाला ऐसे हो गया, नीचे वाला ऐसे है। उससे अपने को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, tan थीटा लेंथ के रेशियो में तब मिलेगा जब दो लेंथ दिए हो। तो बोला कि ऊपर वाला ये 1 ये है, ये तुम्हें पता ही नहीं, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेम पीछे वाले क्वेश्चंस सेम। अच्छा, मासेस दिए हुए हैं ना? ठीक। ये होमवर्क में करके लाना, कर लोगे ना? ये चलो कर लो, बता दो, आसान सा सवाल है, तुरंत बता दो। M1 कितना है बेटा?
10 kg। ये कितना है 4 kg। और ये कितना है 2 kg। ये क्या करेगा 10G। G के टर्म में ये आंसर है, इसलिए हम G के टर्म में लिख रहे हैं। ये इसको पुल करेगा, ये इसको अपोज करेगा, किससे 2G। ये अपोज करने वाला है, भले डायरेक्शन सेम है बट पुल ही है। 5G/8 देख लेते हैं बेटा। और ये भी क्या करेगा, ये भी इसको एक्सेलरेशन को सपोर्ट करेगा। नहीं, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे जाएगा और ये ऊपर। तो अगर ये एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है तो 4G सपोर्ट नहीं करेगा। कौन सपोर्ट करेगा? 10G। नहीं, वो तो करेगा ही करेगा, इसका भी तो कुछ कंपोनेंट सपोर्ट करेगा। दैट इज नॉट 4G, क्योंकि 4G तो ऐसा है, वो प्लेन में थोड़ी घुस रहा है, प्लेन के अलॉन्ग चल रहा है। तो 4G cos 37 हाँ साइन होता है बेटा, sin 30। 4G sin 30। याद करो, अलॉन्ग प्लेन साइन होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। वो रट लो, है ना, वो रट जाएगा। वो मैंने इसलिए कहा था बार बार हम थोड़ी निकालते रहेंगे, तो उसको याद कर लो, हमेशा वही होगा। ठीक है, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2G। अब सोचो, एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से फोर्सेस हैं? 10G, 2G, और अपोज करने के लिए कौन है? 2G। और कौन सा सिस्टम का मास कितना है जो एक्सेलरेट हो रहा है? दिस प्लस तीनों एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यही तो कहानी होती है। तो खत्म हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10G प्लस 2G माइनस 2G, यही नेट फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन, एक्स वाई नहीं। इसलिए मैंने कहा था अलोंग एंड परपेंडिकुलर तोड़ते हैं एक्सेलरेशन के, समझ गए? एक्स वाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अपॉन टोटल मास 10 + 4 + 2, यही है बेटा। हाँ सही है, 5G/8। तो ये क्या हो जाएगा 10G/16। तो 10G/16, दिस कैन बी रिटन एज 5G/8। अब टेंशन वेंशन पूछा जाता, निकाल लेते, नहीं निकालते क्या? Yes sir। इस पे टेंशन अलग आता, एंड यहाँ पे निकालते 10G - T1 = मास इंटू, यानी M1 × A। Balance। यहाँ पे भी निकाल लेते, है ना, दो धागे, दो अलग अलग टेंशन, आप कहीं से भी जाके निकाल लीजिए, निकल जाएगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन का देखो फॉर्मेट लगभग क्वेश्चन अप्रोच जो होता है वो लगभग एक जैसा। डायग्राम थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना, कहीं पे नॉर्मल आ जाएगा, कहीं पे टेंशन आ जाएगा, कहीं पे स्प्रिंग पे भी हम नहीं आए हैं, उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा सवाल, देखने में अजीब लगता है बट बहुत आसान सवाल है, एक बार पढ़ के देखो। हाँ बेटा, P/M। देखें क्या बोला, इन द फॉलोइंग फिगर द पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। वो हर सवाल का तज्ञा कलाम होगा एक तरह से, लिखा जाए तो भी ठीक, नहीं लिखा जाए तो मान लोगे। ठीक है, बोला है देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी। अगेन वही बात, यहाँ तक के स्टेटमेंट का तो कोई मतलब नहीं हो, तो हर सवाल में रहेगा ही, क्योंकि फ्रिक्शन हम पढ़ नहीं रहे अभी, तो फ्रिक्शनलेस तो होना ही है। बोला द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस विद फोर्स P। यार एक बात बताओ, इसमें जो टेंशन आएगा, क्या इसमें इधर के तरफ और इसमें इधर के तरफ, क्या ऐसे फोर्स आता है? ये वाला टेंशन अगर T है, ये वाला टेंशन T है, तो ये भी T होगा। और मुझे एक बात बताइए, पुली का एक्सेलरेशन भले ही हो लेकिन मास तो जीरो है, तो ma तो जीरो है, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन, चाहे एक्सेलरेशन के वजह से जीरो हो चाहे मास के वजह से जीरो है तो जीरो। यानी क्या इस पे आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर होगा? याद करो, इस मास को एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी P के पास है या T के पास है? ध्यान से, नहीं,
टी के पास, उस ब्लॉक पे कौन लग रहा है, कौन फोर्स लग रहा है, पी या टी? याद करो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरे पास पैसे आ रहे हैं या मुझे पापा ने पैसे दिए, तो मुझे ये थोड़ी कहना है कि पापा के पास कहाँ से आए, है ना, उनको कहाँ से मिले, उससे हमको थोड़ी मतलब है, हमको को किसने दिया, यानी मुझे देने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस मास को एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि वो डायरेक्टली लग रहा है और हम डायरेक्ट फोर्सेस ही लेते हैं। याद करो, किसी और वाले फोर्स को कि ऐसा लगा होगा इसलिए उसका इफेक्ट आएगा, हम सोचते ही नहीं है। बात समझ में आ गई? डायरेक्टली क्या है वो हम देखते हैं। तो इसको एक्सेलरेट करने की जिम्मेदारी टी है, यानी इसके ऊपर नेट फोर्स टी है। तो P बाई मास लिखोगे या T बाई मास लिखोगे? T बाई मास, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन अगर मैं मान लूं कि A है तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? T बाई मास। सवाल ये है कि सर T तो बता दो, नहीं। अब सोचो, इस पुली के ऊपर आगे के फोर्स P और पीछे के फोर्स T या 2T? पुली के ऊपर P/2M इज द करेक्ट आंसर। ये पुली देखो, ये पुली देखो, पुली पे ये और ये T है और ये भी, और ये इसका मास 0, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, यानी दिस इज इक्वल टू, यानी P इज इक्वल टू, तो T इज इक्वल टू P/2, पुटिंग इन 1। क्लियर है? बात समझ में आई? याद करो पीछे भी कराया था, नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स पुली का बराबर था, 2T था T डैश, तो यहाँ पे P इज इक्वल टू 2T होगा ना, तो T इज इक्वल टू P/2 होगा। याद आया? सो दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, बहुत बेसिक सवाल, समझ गए? नेट कौन सा फोर्स एग्जैक्टली उस बॉडी पे लग रहा है, रिस्पॉन्सिबल वो होता है, कोई और नहीं होता है। ठीक है? क्लियर है? बस आगे बढ़े? ट्राई करोगे पहले, ठीक है? सेम उसी तरीके के हैं, ये लगाएगा 1G sin 53, ये लगाएगा 2G sin 37, यही होगा। जो डोमिनेट करेगा वो अपने तरफ एक्सेलरेट करा ले जाएगा, खत्म। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 2 + 1 3, वही कहानी चल रही है। इसको अभी छोड़ते हैं, है ना, ये अभी बाद में आएगा। इसको देखो, इस तरीके का सिचुएशन है। एक लिफ्ट है, लिफ्ट से एक प्लैंक या कह लो कि ये लिफ्ट है, ये धागा यहाँ से गया और इसके अंदर आदमी बैठ के धागे को कस के खींचा हुआ है, होता है जिसके ऊपर खड़े होकर वो धागे से बांध के हमने खींच लिया और उसको कस के खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, तुम भी ऊपर जाओगे। अगर तुम छोड़ दोगे तो तुम भी उस पे नीचे, क्योंकि खड़े तुम उसी पे हो। और एक खींच के रखे रहोगे तो हो सकता है वो इक्विलिब्रियम पे रहे, हो सकता है हाथ आपका दर्द करेगा, धीरे धीरे वो छूटने लगेगा, फिर वो आप गिर जाएंगे, ऐसा होता है। अगर बहुत तेज खींचोगे तो ऊपर आ जाएगा, यानी टेंशन ज्यादा लगेगा तो एक्सेलरेट कर जाएगा। यहाँ बोला इसको स्टेशनरी रखने के लिए बताओ कितना टेंशन लगाना पड़ेगा, यानी धागे को कितना तेज आप खींचोगे। क्लियर है? आसान सा सवाल। फोर्स बैलेंस करना है, सिंपल फोर्स बैलेंस करना है। इक्विलिब्रियम में मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, है ना, सिंपल फोर्स बैलेंस करना है। मतलब फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, लिफ्ट इज ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन मैन एंड लिफ्ट। मास ऑफ मैन दिया हुआ है और मास ऑफ लिफ्ट भी दिया हुआ है। देखो एक डायरेक्ट तरीका होता है, क्या हम इसको एज अ सिस्टम समझें? अगर इसको एज अ सिस्टम समझोगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है,
तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना है? नेट फोर्स नीचे की तरफ 60 जी, मैन का मास प्लस लिफ्ट का मास इनटू जी। उन दोनों को बैलेंस करने की जिम्मेदारी इस और इस दाग, खत्म हो गया, खत्म। तो T इज इक्वल टू वही आंसर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इस पूरे सिस्टम पे जो नीचे की तरफ है दैट इज 50 प्लस 10 जी, समझ गए? और ऊपर की तरफ दिख ही रहा है कि उस पूरे सिस्टम पे कितना है? 2T। तो अगर इक्विलिब्रियम है, क्योंकि सवाल ने कहा है ना कि इक्विलिब्रियम है बेटा, तो अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब यहां से क्या हो गया? 2T इज इक्वल टू 60 जी, दैट मीन्स T इज इक्वल टू 30 जी। क्लियर है? यानी 300 न्यूटन। इसका एक दूसरा तरीका, अगर आपको कहा जाए कि नॉर्मल निकालो, एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा? सोचो इस आदमी के ऊपर क्या आदमी इस प्लैंक के ऊपर या इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा नीचे की तरफ, और ये सरफेस आदमी के ऊपर नॉर्मल लगा रहा ऊपर की तरफ। अगर मैं दोनों की FBD बनाऊं, ये देखो ये आदमी है, अगर आप इस आदमी के ऊपर देखेंगे तो आदमी के ऊपर नीचे की तरफ इसका वेट होगा 50 जी, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर की तरफ क्या होगा? ऊपर की तरफ नॉर्मल भी होगा और प्लस टेंशन भी होगा, हाँ या ना? होगा नहीं होगा? तो ऊपर की तरफ टेंशन भी होगा और नॉर्मल भी होगा। टेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, टेंशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्लियर है? अब सोच के देखो, यही होगा ना बेटा? हाँ सॉरी 50 जी होगा, ये 5 जी नहीं है। तो अब बताइए क्या ये आदमी इक्विलिब्रियम पे है? तो आदमी इक्विलिब्रियम पे मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर आदमी के ऊपर वाला आप फोर्स निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा? 300 प्लस n, यहां पे आ जाएगा n प्लस T इज इक्वल टू 50 जी, नहीं, यानी n इज इक्वल टू 50 जी माइनस T, और T की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, दैट मीन्स 20 जी। कितना आएगा? 20 जी। अच्छा मान लो कि मैं इस तरीके से जाता, यहां से डायरेक्टली नहीं निकालता, लेटेस्ट से, क्योंकि कई क्वेश्चन में डायरेक्टली हो नहीं पाएगा, या कर भी सकते हो। अच्छा अगर मैं इस लिफ्ट के ऊपर फोर्स बैलेंस करता, तो लिफ्ट के ऊपर सोचो, लिफ्ट के ऊपर अगर मैं बैलेंस करता, ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट के ऊपर फोर्सेस कैसे बैलेंस होंगे? ये लिफ्ट हो गया, लिफ्ट का अपना वेट है नीचे की तरफ 10 जी, और ऊपर की तरफ टेंशन, और साथ ही साथ इस आदमी ने लिफ्ट पे एक नॉर्मल नीचे लगाया ना। सोचो, तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो लिफ्ट के ऊपर अगर फोर्स बैलेंस करने हैं, लिफ्ट के ऊपर, तो लिफ्ट के ऊपर क्या क्या होगा? लिफ्ट के ऊपर एक तो हो जाएगा हमारा टेंशन, नीचे की तरफ क्या होगा? इसका वेट होगा 10 जी, और साथ ही साथ ये नॉर्मल जो आदमी ने लगाए, यानी यहां पे T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 जी प्लस, तो T इज इक्वल टू अगर निकालना, T तो हमको पता था 30 जी, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाता? 30 जी माइनस 10 जी, यहां से भी तो आ जाता ना। या अगर मैं कंबाइंड सिस्टम मुझे नहीं पता होता, तो मैं एक इक्वेशन यहां से लगाता, n प्लस टी इज इक्वल टू 50 जी, यहां से निकालता T इज इक्वल टू 10 जी प्लस n, तो T की वैल्यू रखता 10 जी प्लस n, तो इसमें जुड़ता 2n प्लस 10 जी इज इक्वल टू, ऐसा कुछ आता? तो फिर वहां से क्या आ जाता सॉल्व करके? n इज इक्वल टू सेम आता, अलग आता? मैं सही कर रहा हूं? देखो मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू ये रखा, t की वैल्यू में पुट करता, सॉल्व करता, कुछ ना कुछ तो आ ही जाता, ठीक है। क्लियर है? आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसा होता है ना, t इज इक्वल टू दिस, यानी आप लिख सकते हैं t माइनस n इज इक्वल टू 10 जी, t माइनस n इज इक्वल टू 10 जी, और t प्लस n इज इक्वल टू 50 जी, दोनों को जोड़ते तो n खत्म हो जाता, 2t इज इक्वल टू 50 प्लस 10 60, वही तो पहुंचे। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बेसिक से भी कर सकते थे, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको इस सवाल में। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, और बोला है कि फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ पेंटर इन द स्विंग बाय द साइड ऑफ बिल्डिंग, व्हेन द पेंटर पुल्स इन द स्ट्रिंग देन द फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस इज दिस। सरफेस पे फोर्स दिया हुआ है, यानी वो नॉर्मल है
है ना, वेयर एज द वेट ऑफ पेंटर इज 1000 N, यानी पेंटर का मास है 100 kg, तभी तो 100 G मतलब 1000 लगा रहा है। मतलब इफ वेट ऑफ स्विंग इज 250 न्यूटन, मतलब वेट ऑफ मास ऑफ स्विंग इज 25 kg। जैसे उसमें मास दिया था 50 kg 10 kg, इसका मास 25, इसका मास 100, नॉर्मल इन्होंने दे रखा है, बोला एक्सेलरेशन बताइए, निकाल लेंगे। वही पीछे वाले तरीके से किसी पे फोर्स बैलेंस करिए, सॉल्व करिए, मिल जाएगा। क्लियर है? आदमी के ऊपर फोर्स बैलेंस करोगे तो ऊपर टेंशन है, नीचे इसका वेट है, एक्सेलरेशन आप अपने हिसाब से देखिए कितना है, कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, एक्सेलरेशन उसके हिसाब से आएगा। क्लियर है? तो आज हम इतना ही रखेंगे, इसके बाद हम मैसिव स्ट्रिंग के ऊपर सवाल करेंगे। मैसिव स्ट्रिंग के ऊपर क्वेश्चन करने के बाद कुछ स्प्रिंग के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे स्यूडो फोर्स और उन सब के ऊपर, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम जैसी कोई चीज। फिर चैप्टर भी 3 लेक्चर, तो 3 लेक्चर तो मान के चलो कि इस चैप्टर में लगेंगे। फिर आएंगे फ्रिक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू।